आज मैं फिर आप सबके लिए सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट, बीईओ और अन्य पीसीएस संबंधी परीक्षाओं के लिए कुछ जीएस के प्रश्न लेकर आपके सामने आया हूँ, जिसमें मेरा पहला प्रश्न है, श्रीलंका के झंडे पर क्या बना होता है? ऑप्शंस हमारे दिए हुए हैं, बाघ, बब्बर शेर, घोड़ा या हाथी। अब सबको पता है कि सिंपल सी बात है कि क्या बना होता है, बाघ बना होता है। अब श्रीलंका के बारे में कुछ बातें जान जाते हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ है, श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? श्रीलंका का पुराना नाम है सीलोन। श्रीलंका ने अपना ध्वज आधिकारिक रूप से पहली बार कब अपनाया था? 1948 में अपना लिया था। कितनी बार बदलाव किए गए? 2 बार बदलाव हुए हैं, 1953 में और 1972 में। और श्रीलंका ने आधिकारिक रूप से वर्तमान ध्वज को कब अपना लिया? तो अपनाया था उन्होंने 17 दिसंबर सन 1978 को। अब सबको ध्वज तो उसका याद होगा श्रीलंका का, दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये इसका ध्वज है। इसमें अलग अलग तरह की चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, जैसे हरा रंग दिख रहा है, केसरिया दिख रहा है, मैरून रंग दिख रहा है, इस तरह के कई रंग दिख रहे हैं। इसका अपना अलग अलग मतलब है। जैसे देख लेते हैं, हरा रंग जो है वो मुस्लिमों के लिए है, मुस्लिम वर्ग के लिए है। जैसे भगवा रंग है तो भगवा रंग हिंदू वर्ग के लिए है। शेर का मतलब होता है वीरता। शेर का मतलब यहाँ पर वीरता या फिर देशभक्ति से भी लिया जाता है। अब शेर के हाथ में तलवार का मतलब है देश की संप्रभुता। और ये जो मैरून रंग का है उसका मतलब है सिंघली जनजातियों के लिए इसको दिखाया गया है। और ये अंजीर की 4 पत्तियां हैं, चारों कोनों पर मैंने मार्क कर दिया, आप देख सकते हैं। ये जो 4 पत्तियां हैं इनका मतलब है प्रेममय, दया, करुणा, समभाव और खुशी। तो अब ये आपको अच्छे तरह से याद हो गया होगा कि श्रीलंका के झंडे में हर अलग अलग सिंबल्स जो बने हुए हैं उनका मतलब क्या होता है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार में नहीं है? कौन सा नहीं है ये पूछा गया है, कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। ऑप्शंस हमारे दिए हैं, सूचना का अधिकार, समानता का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार और चौथा दिया हुआ है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो हमारा सही ऑप्शन होगा इसमें सूचना का अधिकार। ठीक है, इस पर आगे बढ़ते हैं। इनके मौलिक अधिकारों के बारे में हम कुछ जान जाते हैं। हमें ये जान जाना चाहिए मौलिक अधिकार पहले लिए कहाँ से गए। मौलिक अधिकारों को लिया गया था संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से। इसके बारे में कुछ तथ्य हैं जिनको हम जान लेते हैं। जैसे देखिए, हमारे कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। अब 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं? पहला है समानता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से लेकर 18 में दिया हुआ है। स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक में दिया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये अनुच्छेद 23 और 24 में दिया हुआ है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 में दिया गया है। संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 में दिया हुआ है। संवैधानिक अधिकार अनुच्छेद 32 में दिया हुआ है। इसी को संवैधानिक अधिकार को हार्ट एंड साउल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, या फिर इनको अन्य मौलिक अधिकारों का संरक्षक भी कहा जाता है। इसी अधिकार के चलते हम अगर कोई वायलेशन होता है, कोई हमारे अधिकारों का हनन करता है, तो हम कोर्ट की तरफ जा सकते हैं। इनसे संबंधित कुछ और बातों को समझ लेते हैं। जैसे पहले जब हमारा संविधान बना, संविधान अपना लिया गया, उस समय हमारे कुल मौलिक अधिकार 7 थे। जो हमारा 7वां मौलिक अधिकार था वो था संपत्ति का अधिकार, जो कि 1979 यानी 1979 में चेंज हुआ। 44वें संशोधन में उसको हटा दिया गया और कुल 6 ही मौलिक अधिकार रह गए। मौलिक अधिकार मैंने अभी पहले भी बताया कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से लिया गया है। अब जो एक मौलिक अधिकार हमारा नहीं था, सूचना का अधिकार, उसके बारे में जान लेते हैं। सूचना का अधिकार 12 अक्टूबर 2005 को जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे
देश में लागू कर दिया गया था? कभी कभी ये पूछ देता है पहली बार सूचना का अधिकार लगाने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो याद रखना है सबको कि सूचना का अधिकार लागू करने वाला पहला राज्य था बिहार। अगला प्रश्न है हमारा, किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? ऑप्शंस हमारे दिए हुए हैं, पृथ्वी, शनि, मंगल व सूर्य। तो नीला ग्रह, आप सबको पता है कि पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिस पर पानी है, इसीलिए पृथ्वी को नीला ग्रह या हरा ग्रह कहा जाता है। इसके बारे में, इन चारों ग्रहों के बारे में कुछ जानकारी हासिल कर लेते हैं। जैसे देखिए, शुक्र ग्रह को सांझ या भोर का तारा भी कहते हैं। कहीं कहीं एग्जाम में पूछ देता है कि किस ग्रह को सांझ का तारा या भोर का तारा कहा जाता है। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की भगनी ग्रह भी कहा जाता है। भगनी का मतलब होता है जुड़वा बहन, यानी रंग रूप आकार में एक जैसा है, उसका आयतन वगैरह सब कुछ एक जैसा है, पृथ्वी के ही तरह है। शुक्र ग्रह जो है पूर्व से पश्चिम की तरफ घूमता है। सारे ग्रह जो होते हैं जिनमें पूरब के तरफ, जैसे पृथ्वी पर पूरब के तरफ सूर्य उगता हुआ दिखता है, इसका मतलब है कि पृथ्वी क्या करती है, पश्चिम से पूर्व घूमती है, तब हमको सूर्य जो है वो पूर्व से निकलता हुआ दिखता है। लेकिन शुक्र क्या है, ठीक उल्टा वो मूव करता है, उल्टा मोमेंटम करता है, यानी कि पूर्व से पश्चिम की तरफ घूमता है। अब आते हैं पृथ्वी के बारे में। तो पृथ्वी के बारे में बहुत सारी बातें जानते हैं, लेकिन कुछ और बातों को हम बताते हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर 8 मिनट और 18 सेकंड में पहुंचता है। ये किसी एग्जाम में पूछ देता है, जनरल एग्जाम कोई भी होंगे, छोटे बच्चों की किताबों में दिया होता है, तो पर्यावरण में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबने पढ़ा होगा सूर्य का प्रकाश कितने समय में पहुंचता है, लेकिन किसी ने नहीं पढ़ा होगा चंद्रमा का प्रकाश कितने समय में पहुंचता है। तो चंद्रमा का प्रकाश पहुंचने में केवल 1 मिनट और 25 सेकंड का समय लगता है। चंद्रमा का अध्ययन करने वाले विज्ञान को सेलेनोलॉजी कहा जाता है। और एक और बहुत बड़ा तथ्य है कि चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। कभी अगर एग्जाम में पूछ दे कि किस ग्रह को जीवाश्म ग्रह कहा जाता है, तो हमको याद होना चाहिए चंद्रमा को ही जीवाश्म ग्रह कहा जाता है। मंगल के बारे में जानकारी ले लेते हैं। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। क्यों लाल ग्रह कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर आयरन ऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा है। मंगल के 2 प्रमुख उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मेसी, ये कभी कभी पूछ देता है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कहाँ है और कौन सा है। तो याद रखना है ओलिपस मेसी है। और सबसे ऊंचा पर्वत भी निक्स ओलंपिया, दोनों जो है वो मंगल ग्रह पर ही मौजूद है। सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मेसी और सबसे बड़ा पर्वत निक्स ओलंपिया, दोनों इसी ग्रह पर हैं। अगला है शनि। तो याद रखने वाली बात है कि शनि आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसको पहचानने का तरीका है कि इसके चारों तरफ एक वलय बना होता है, यानी एक रिंग स्ट्रक्चर बना होता है। इसका रंग क्या होता है? पीले रंग का होता है। इस ग्रह को लाल दानव भी कहा जाता है। अब जैसे देखिए, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, उसी तरह शनि को लाल दानव भी कहा जाता है। तो ये हमको याद रखना है कि लाल दानव और लाल ग्रह में हम कंफ्यूज हो सकते हैं। अगला है, इनमें से किस त्यौहार में नौका दौड़ का विशेष आयोजन होता है? बिहू जो कि असम का है, पोंगल पंजाब का, ओणम केरल का, और नवरात्रि तो आप जानते ही हैं कहाँ का है, बंगाल का सबसे फेमस त्यौहार है, दुर्गा पूजा। तो हमारा ऑप्शन चारों हमने पढ़ दिया कि कहाँ पर नौका दौड़ होती है। सबने बागी मूवी देखी होगी। बागी मूवी में दिखाया है केरल का सीन है और नौका दौड़ दिखाई जाती है, यानी कि ओणम का त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? केरल में, जिसमें नौका दौड़ होती है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? लोकसभा का अध्यक्ष मान्यता देगा कि भारत का निर्वाचन आयोग मान्यता देगा, प्रधानमंत्री मान्यता देगा या सर्वोच्च न्यायालय मान्यता देगा? तो याद रखना है सबको कि भारत का
निर्वाचन आयोग ही किसी दल को मान्यता देता है या उसकी मान्यता को रद्द करता है। इसमें किसी भी प्रकार से लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री या सर्वोच्च न्यायालय का हाथ नहीं होता है। अब कभी कभी पूछ देता है कि भारत के निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के निर्वाचन आयोग की नियुक्ति जो है वो करते हैं राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ये याद रखने वाली बात है क्योंकि ये पूछा जा सकता है। अब लोकसभा के बारे में, भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में और सर्वोच्च न्यायालय के बारे में कुछ बातों को हम जान लेते हैं। देखिए, लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के पहले अध्यक्ष कभी कभी पूछ देता है एग्जाम में, गणेश वासुदेव मालवंकर थे। लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो आप सबको पता होगा, मीरा कुमार, जो भी हाल ही में रही हैं। लोकसभा का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ये पूछ सकता है जीके में, तो इसको याद कर लीजिए आप लोग, ओम बिरला। अगला है प्रश्न, भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ? तो भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था 25 जनवरी सन 1950 ईस्वी को। भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयोग अध्यक्ष कौन थे? प्रथम निर्वाचन आयोग अध्यक्ष थे सुकुमार सेन। भारत के वर्तमान मुख्य निर्वाचन अध्यक्ष कौन है? सुनील अरोड़ा, जो कि 2018 से उन्होंने अपना पदभार संभाला है और अब तक वहीं हैं। सर्वोच्च न्यायालय के बारे में जानते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? H.J. कानिया। अच्छा, मैंने ये नहीं बताया कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है अपने कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? तो हमारे वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं शरद अरविंद बोबड़े। ये जीके का क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए आप लोग अच्छे से याद कर लें या कहीं लिख लें। सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन रही हैं? फातिमा बीबी रही हैं। अब आप लोग मुझे कमेंट में इनका पूरा नाम बताएंगे। उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन रही हैं? तो वह है लीला सेठ, जो कि दिल्ली की रही हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि महिलाओं में अक्सर पूछ देता है कि पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। इसी से रिलेटेड कुछ और प्रश्न है। लोकसभा का प्रथम गठन कब हुआ था? सर्वप्रथम गठन कब हुआ था? तो इसका आंसर है 17 अप्रैल 1952 को, लेकिन यह पहली बार इसको चलाया गया मई 1952 में। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? एम अनंत शयनम अय्यंगर इसके प्रथम उपाध्यक्ष थे। अब आप मुझे बताएंगे कि इसके वर्तमान उपाध्यक्ष कौन हैं, यानी लोकसभा के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन हैं? आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएं। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। किसकी सलाह से राष्ट्रपति सदन सत्र का आह्वान एवं सत्रावसान करते हैं? यानी कि सीधे सीधे कह सकते हैं कि किसके सलाह से राष्ट्रपति संसद सत्र को बुला सकता है और उसे खत्म कर सकता है। तो ये जान जाइए, इसमें ऑप्शन हमारे दिए हैं लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री व लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये जान जाइए कि राष्ट्रपति सलाह लेता है तो वो लेता है प्रधानमंत्री की, और प्रधानमंत्री सलाह लेता है अपने कैबिनेट की। यानी बुलाने का काम भी प्रधानमंत्री के ही सलाह पर होता है और भंग करने का काम भी प्रधानमंत्री की ही सलाह पर होता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति लोकसभा का विघटन कर सकता है, कैसे कर सकता है? प्रधानमंत्री की सलाह पर, भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर, लोकसभा के अनुमोदन पर, या राज्यसभा के अनुमोदन पे। तो मैंने अभी पहले ही बता दिया कि राष्ट्रपति बुला भी सकता है और विघटन भी कर सकता है, यानी भंग भी कर सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह लेकर के ही वो ये काम करता है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर होती है? भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर होती है? अभी 2020 चल रहा है, 2021 में जनगणना होने वाली है।
ऑप्शंस हमारे दिए हैं 15 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष और 20 वर्ष। तो हमारा ऑप्शन सही होगा 10 वर्ष। प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर ये होती है, क्योंकि आप जब भी पढ़ेंगे, अभी पढ़ रहे होंगे तो 2011 के अनुसार जनसंख्या के बारे में हम पढ़ते हैं। अब 2021 के अगले साल के बाद 2021 के आधार पर पढ़ेंगे, यानी हर 10 साल पर जनगणना की जाती है। तो अब दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि पहली बार जनगणना कब हुई। मैंने पिछले वीडियोस में बताया है, जनगणना से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं मैंने सारे बता दिए थे। तो आ जाते हैं, फिर से दोबारा बता देते हैं कुछ क्वेश्चन को। जैसे पहली बार जनगणना कब हुई, तो पहली बार जो हमारी जनगणना है वो सन 1872 ईस्वी में की गई थी। लेकिन अब देखिए 1872 है तो 72 है तो फिर 22 में ना होनी चाहिए, 10-10 साल का गैप है तो। लेकिन पहली बार सुव्यवस्थित जो जनगणना है वो 1881 से प्रारंभ हुई थी। 1881 से पहली जनगणना प्रारंभ हुई थी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अभिलेखागार कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय अभिलेखागार ऑप्शंस हमारे दिए हैं, इसको इंग्लिश में नेशनल आर्काइव भी कहा जाता है। तो ये हमको पता होना चाहिए कि ये पुणे में है, कोलकाता में है, नई दिल्ली में है या मुंबई में है। अगर ये पूछता है कि 1911 से पहले कहाँ हो थी ये, तो उसका आंसर होता कोलकाता। लेकिन ये पूछ रहा कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर है हमारा नई दिल्ली में ये स्थित है। इससे भी संबंधित कुछ प्रश्न हैं जिसको मैं आपको बता देता हूँ, जैसा कि इसका गठन कब हुआ और कहाँ हुआ। तो याद रखिए 1891 ईस्वी में इसका गठन हुआ था और कहाँ हुआ था, कोलकाता में हुआ था। लेकिन 1911 में, आप सबको पता होगा 1911 भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण साल रहा है। 1911 में पहली बार हमारा राष्ट्रगान गाया गया था। जो दिल्ली दरबार लगा था 1911 में, उसी समय पहली बार हमारा राष्ट्रगान गाया गया। पहली बार हमारी कैपिटल कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट हुई। तीसरी बात यहाँ हुई कि जो बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था उसको खत्म किया गया और नेशनल आर्काइव या फिर राष्ट्रीय अभिलेखागार को भी कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया, यानी स्थानांतरित कर दिया गया। और आज का हमारा आखिरी प्रश्न है, स्वाइन फ्लू क्या होता है, मतलब किससे होता है। जीवाणु से होता है, विषाणु से होता है, फफूंद से होता है या इनमें से किसी से नहीं होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये विषाणु से फैलने वाला रोग है। और स्वाइन फ्लू आपको पता ही है, स्वाइन का मतलब क्या होता है, सुअर, यानी सुअर से फैलने वाला ये रोग है। और ऐसे ही और सारे वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे।